जानो, छानो, उसके बाद मानो। अभी हम क्या करते हैं, मानते हैं, छानते नहीं है और जानने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये बाद में जॉन डुई ने भी बताई है और बाबा साहब के पूरे राइटिंग्स में हमको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मिलती है, उससे रिफ्लेक्टिव मोरालिटी आती है। सो बिना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से साइंस संभव नहीं है। तो ये थिंकिंग भारत में थी, उसका लय हो गया और वो उसके साथ ही साथ भारत का भी लय हो गया। पाली भाषा का सही अर्थ लोगों तक पहुंचे, तो इस पर बुद्ध की एक गाथा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट देशना है। वो है कि चिर रखंतु सद्धम्मा। अगर धम्म को चिर रखंतु रखना है, बहुत दिन तक जीवित रखना है, तो भिक्षुओं इसके सही अर्थ ज्ञात करो और उसमें मिलावट मत होने दो। वैसा देखा जाए शांतिवन चिचोली में जो गुड़बोले साहब ने नींव रखी थी, बाबा साहब का जो सपना था धम्म प्रचार, ये तो अपना मेन उद्देश्य है। तो वही लेके कि अपन धम्म प्रचारक प्रशिक्षण हॉस्टल की बिल्डिंग बना रहे, उसके बाजू में टीचर कॉटेज बना रहे, आनापान साथी की बिल्डिंग है, उसके बाजू में मेडिटेशन की बिल्डिंग है, उपासक की। ये जो है ये धम्म मार्ग के लिए, ये धम्म के लिए जगह है। I'm from Korea. Yeah. Well, Dr. Ambedkar brought Buddhism in India again, so I'm very happy. And also, Dr. Ambedkar is getting known in Korea. In ancient India, in ancient history, we read in about Ashoka and all these things. What is the message sure. throughout? Yeah. So King Ashoka, They are asking you to talk. okay, King Ashoka, Continue talk. Continue. King Ashoka the Great is he spread Buddhism to the world. Yeah.
So I think the most important person who spread Buddhism. That's why nowadays East Asia Buddhism exists because of King Asoka the Great. What is the business coordination with India and Korea? Well, nowadays many the company invest on India. Good relationship. ये हमारे साथ एक वेनरेबल मॉन्क थे जो साउथ कोरिया से है, वो नागपुर के इसी दीक्षा भूमि से और नागपुर से जो दीक्षा भूमि का परिसर है संविधान चौक, यहाँ से एक मैसेज दे रहे थे और वो दुनिया को ये बता रहे थे कि हम भारत के साथ साउथ कोरिया का जो ऐतिहासिक संबंध है वो हम बनाए रखेंगे। चिचोली शांति वन से जो शांति पूरे विश्व में जाती है, नागपुर से सटा हुआ ये एरिया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग नानक चंद रत्तू जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, रैली के माध्यम से अपने मान वंदना दे रहे हैं। सर हम देखते हैं कि इसकी क्या थीम है इसके पीछे की। नमोद्धाय जय भीम। मैं शेखर गुड़बोले, धम्म सेनापति वामनराव गुड़बोले इनका पुतन्या हूँ। और ये जब से शांतिवन का चालू हुआ है 1982 से सबसे पहले ये शांति कुटी बनी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हर वास्तु बनी, फिर कुछ काल के बाद में नानक चंद रत्तू के पास सब चीजें थी और वो अपने इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल में थे। तो गुड़बोले साहब ने उनको रिक्वेस्ट की कि आपके पास जो बाबा साहब की चीजें हैं अगर यहाँ हमको दे देते तो हम उसका अच्छा संग्रहालय करेंगे। सर हम देख रहे हैं जो बुद्धिज्म का जो वास्तुकला का एक अद्भुत नजारा दिख रहा है, तो ये बिल्डिंग के नाम और इसके क्या क्या प्रोजेक्ट है आप बता पाएंगे? अभी जो ये आप हमारे पीछे जो देख रहा है सर, तो ये है बाबा साहब का नवीन संग्रहालय, नवीनतम संग्रहालय, क्योंकि अभी जो संग्रहालय पड़ता है वो छोटा पड़ता है और अभी बाबा साहब की 1080 जो चीज केमिकल ट्रीटमेंट हो चुकी है ये नए संग्रहालय में ही रखी जाएगी, जिसमें अस्थियां भी बाबा साहब की वहीं रखी जाएगी। फिर उसके पहले जो है वो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में 2 हॉल है, ठीक है, उसके पहले ऑफिस है और क्या बोलते हैं कुछ बाजू में पार्किंग वगैरह की है। इधर साइड में जो दिख रहा है आपको बैक साइड में वो धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय, वो पीछे की बिल्डिंग है, वो धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय, मेडिटेशन सेंटर वगैरह, मेडिटेशन सेंटर प्लस धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय। इसमें कुछ आनापान सती है और कुछ मेडिटेशन सेंटर है, ऐसे 2 अलग अलग। इसके पीछे ही आपको दिखेगा ये आनापान सती गृह है, ठीक है, और उसके पीछे जो बिल्डिंग 3 मंजिल है वो वसति गृह, जो भी विद्यार्थी यहाँ प्रशिक्षण लेंगे, क्योंकि गुड़बोले साहब का सबसे पहले वो था कि धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय, जो बाबा साहब का सपना गुड़बोले साहब लेके चल रहे थे कि 1956 14 अक्टूबर 1956 जब अपना दीक्षा हुआ उसी दिन 15 अक्टूबर को बाबा साहब और गुड़बोले साहब की कि हमको हमारा एक बुद्धि सेमिनरी स्थापन करना है। बस गुड़बोले साहब का वही सपना था और गोपिका ठाकरे ने अपने को 1957 में जमीन दान दी, तो तभी से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जो वेनरेबल मॉन्क्स आए हैं दक्षिण कोरिया से, और साथ ही साथ एक बिजनेस का भी मीट यहाँ हो रहा है, तो इसके पीछे का क्या यानी आपको लगता है थीम की अम्बेडकरिज्म के साथ या बाबा साहब के मैसेज के साथ कुछ व्यवसाय को जोड़ने का जो थीम है, कैसा क्या सोच रहे हैं आप? अभी बाबा साहब का तो ये सपना ही रहा है कि हमारे जो भी समाज है वो पढ़ लिख के साथ एक फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बने। तो हमारे जो संजय पाटिल है उनके ही सहकार्य से वो जो हमारा ने कोरिया का जो टीम है उनको बुलाया गया और एक पहली बार ये अपने शांतिवन में पहली बार इंडो कोरिया एक समिट जो चालू हुआ है कल से, वो अपने लोगों को बिजनेस के बारे में कैसे बढ़ाए ताकि हमारे लोग फाइनेंशियली भी अच्छा स्ट्रांग हो, ये उसके पीछे का एक स्ट्रांग ये रानी साहब बाबा साहब अम्बेडकर के निजी सचिव कालखती नानक चंद्र रत्तू के जन्म शताब्दी वर्ष है और इस जन्म शताब्दी के समापन समारोह के अवसर पर आज नागपुर के सब धम्म उपासक और कार्यकर्ता लोगों ने रैली निकाली है और ये चिचोली के बाबा साहब अम्बेडकर वस्तु संग्रहालय जाकर वहाँ एक प्रोग्राम वहाँ लेक्चर वगैरह सब कुछ कार्यक्रम होने वाला है। रैली के माध्यम से बाबा साहब का जितना भी सामान है वो रत्तू साहब ने अपने घर में अच्छे से कलेक्ट करके रखा है। जो वहाँ के जो ओरिजिनल घर था बाबा साहब का 26 अलीपुर रोड में, माई साहब वहाँ रहती थी, तो कई कारण उनको निकालना ही था। वो जो जैन लोग थे उन्होंने उसको एक होटल में बुक कर दिया था और 2-3 दिन बाहर भेजे और वो सामान उनका बाहर फेंक दिए थे, उसकी जतन कर दिए थे उन्होंने रत्तू साहब ने अपने घर में छोटे से भी रूम में काफी दिन तक। और जब नागपुर वालों को मालूम पड़ा कि रत्तू साहब ने
सामान वहाँ जतन करके रखा है। और रतु साहब यहाँ आए थे, वो जगह उनको पसंद पड़ी, वहाँ वो पूरा मतलब सामान देने का वो निश्चय किया। और उन्होंने, हमारे रेलवे वाले बहुत सारे लोग चले गए थे। नानक चंद्र ऋतु का शताब्दी दिन है, इसीलिए लोगों के मन में बाबा साहब और ऋतु जी का कार्य हर आदमी के पास पहुंचना चाहिए, ये संदेश दे। सबने नानक चंद्र ऋतु जी के जन्म शताब्दी पे उसने जो बताया उसके मार्ग पर चलने का, और बाबा साहब के जो विचार है इस सब सामान्य जन के ऊपर पहुंचाने का काम करना चाहिए, इसलिए वजह है। हमारे साथ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो रैली निकली है और साथ ही साथ यहाँ चिचोली की जगह से वो क्या मैसेज देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर साउथ कोरिया से मॉन्क आए हैं, कुछ थिंकर आए हैं, स्कॉलर आए हैं। इस वक्त आप क्या मैसेज देंगे यहाँ से? आज ये मैसेज देना चाहेंगे कि आज जिस जगह पे आज हम लोग हैं, इसका एक ही है कि इसको शांतिवन बोला जाता है। हमारे धम्म सेनानी वामनराव गोडबोले साहब, जिन्होंने जब ये आज से कुछ साल पहले पूरा बंजर था, यहाँ पे उन्होंने मेहनत लिया और उनका ये कहना था कि उनको ये धम्म का प्रसार करना है। तो आज ये जो जगह है यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सारे बाबा साहब की सारी चीजें यहाँ पे रखी है, 1080 चीजें यहाँ पे रखी है, जिसमें टाइपराइटर से लेके उनके लालटेन से लेके उन्होंने बनाया हुआ गौतम बुद्ध का जो चित्र है वो भी यहाँ पे उन्होंने है। तो इसका मेरा, हम लोगों ने जब इसका वस्तु देखते हैं तो इससे मतलब थरारक हो जाता है कि उनका जो जीवंत हो जाता है। मतलब उनको देख के जो अपन ने बाबा साहब को देखे नहीं, लेकिन उनका यहाँ पे वास्तु जब हम लोग देखते हैं, उनकी जो चीजें हम लोग देखते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि हम ये पूरा लाइव देख रहे, जीवंत देख रहे, अंग में, शरीर में ऐसे पूरा थरारक हो जाता है। तो मेरा सभी लोगों से यही विनती है कि आप इसको देखिए, इसका प्रचार करिए, और इसको जब आप लाइव देखोगे तो आप समझ पाओगे बाबा साहब का किया है। तो इसके तरीके से यहाँ पे हमने सारे वास्तु देखे हैं, यहाँ पे इसका भी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, नया रिन्यूएशन हो रहा है। तो आप यहाँ से ज्यादा लोगों को लाइए। 6 दिसंबर का इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले जो 6 दिसंबर है 2025 का, उसको 50 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 75 में ये वास्तव हमको मिला था, तो 2025 में 50 साल कंप्लीट होंगे। तो हमारा ये लक्ष्य है कि 5 लाख से 10 लाख लोगों को हमको यहाँ पे लाना है। तो ऐसा पूरे भारत में हम इसका प्रचार करने वाले हैं। वामनराव जी गोडबोले बाबा साहब अम्बेडकर के प्रमुख पीए थे, और उन्होंने सारा जीवन बाबा साहब की जो फिलॉसफी है उसको बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए खर्च किया। उन्होंने विवाह भी नहीं किया था ड्यू टू बाबा साहब, और बाबा साहब की बहुत सी चीजें बाबा साहब के प्रमुख पीए नानक चंद जी रत्तू के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने संग्रहित की। हम लोग यहाँ के शुरुआत के फाउंडेशन से हम लोग जानते हैं यहाँ की कहानी, और हम आज के दिन के अवसर पे यही अंतरराष्ट्रीय धम्म प्रचारक भी है, संदेश देना चाहते हैं कि वामनराव जी गोडबोले की पावन स्मृति को विनम्र अभिवादन, बाबा साहब की स्मृति को अभिवादन, विश्व को करुणा का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध की करुणा को प्रणाम करते हुए मैं अपने 2 शब्द यहाँ पर समाप्त करूंगा। और इस अवसर पे एक ही संदेश दूंगा कि यहाँ पर ज्यादा लोग आए, बाबा के जो सहपाठी थे उनको याद कर रहे, उनका प्रचार कर रहे। शांतिवन चिचोली में नागपुर के पास जो सटा हुआ एक एरिया है, आज नानक चंद्र रत्तू साहब की एक जन्म शताब्दी का एक जो रैली और ये जो कवरेज आप देख रहे हैं, चिचोली से हमारे साथ जो कोषाध्यक्ष साहब है संजय पाटिल सर, और एक सोशल वर्कर भी है। आम्बेडकरिज्म की ये जो धुरा है अपने खांधे पर सालों से वो लेके चल रहे हैं। हम देखते हैं ये जो चिचोली का जो परिसर है, ऐसी क्या चीज है यहाँ पर कि लोग यहाँ आकर्षित होते हैं। और अभी देखिए जिस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, आप क्या मैसेज देंगे यहाँ पर? वैसे देखा जाए तो नागपुर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जैसे कि बाबा साहब ने न भूतो न भविष्यतो, ऐसे एक महान घटना जो भगवान बुद्ध के समय में भी नहीं हुई, वो भगवान बुद्ध के समय में जो न हुआ, 5 लाख लोगों ने एकदम से एक धम्म में दूसरे धम्म में प्रवेश किया। ये महान घटना नागपुर में हो गई। इसलिए नागपुर की जो भूमि है ये हट के दुनिया के लिए संदेश देने वाली भूमि है। और विशेषता नागपुर में देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर शांतिवन में अगर देखते हैं अपन, तो शांतिवन में 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया। वो टाइपिंग मशीन यहाँ पे रखी हुई है, बाबा साहब ने बुद्ध का निकाला हुआ चित्र यहाँ पे निकाला हुआ है, बाबा साहब को
जो एप्रॉन पहन के जाते थे, हाई कोर्ट में एप्रॉन रखा हुआ है। बाबा साहब से 1000 से सारी चीजें या शांति वन में रखी हुई है। इसलिए ये सब दुनिया के सब मैं अपील करता हूँ, सभी को निवेदन करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग ये शांति वन में बाबा साहब का संग्रहालय देखने हम आए। देख रहे हैं यहाँ पर काफी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। ये अक्सर होता है कि आपका क्या प्रोजेक्ट है मेडिटेशन को लेके, क्योंकि जहाँ देखते हैं कि जहाँ मन की शांति होती है, बुद्धिज्म पूरा मेडिटेशन पे टिका है, आप इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, यहाँ बुद्धिज्म अगर देखा जाए, यहाँ पे जो मेन अपनी संकल्पना है, दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले वो हमेशा बोलते थे। बाबा साहब ने 12 जनवरी 1955 को पीटीआई को मुलाकात दिया था। उसमें उन्होंने कहा था, मैं जल्दी बौद्ध धम्म का स्वीकार करने वाला है, उसके प्रचार प्रसार के लिए मैं धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय की निर्मित करूंगा। तो निर्मित करूंगा, उसके बराबर उसको इच्छुक और त्यागी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। सभी धर्म के बराबर बौद्ध धर्म की विशेषताएं पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद उसको लोक में भेजा जाएगा। लोगों ने बोला भिक्षु बनने के योग्य तो उससे भिक्षु संघ में प्रवेश। इसीलिए उस साइड में अपन अगर देखते हैं तो हॉस्टल की बिल्डिंग है, उसके बाजू में टीचर कॉटेज है। और स्टूडेंट रहेगा तो आनापानसती बिल्डिंग भी और हम देख पा रहे हैं, काफी अच्छा बुद्धिस्ट कला का नमूना दिख रहा है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, या बाबा साहब के 1000 से भी ज्यादा सामान जो अपने पास है। बाबा साहब का, जब मैंने जैसे बताया, बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया, वो टाइपिंग मशीन अपने पास, सारी चीजें 1000 से ज्यादा चीजें जो रखी हुई है। तो इसलिए बाबा साहब के नवीनतम वस्तु संग्रहालय 2011 में विदर्भ विकास पैकेज के अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 40 करोड़ दिए थे, तो उसके लिए ये जो बनाई अपने नवीनतम वस्तु संग्रहालय। अभी इसका ढांचा तैयार है, अंदर का काम बाकी है। तो अंदर का जो है बाबा साहब का स्टैचू रहेगा। बीसी लंदन को दी हुई बाबा साहब की जो कोट पहने थे मुलाकात, वो रखी हुई है। और स्टेज बाबा साहब का स्टैचू बनाएंगे, उसमें बाबा साहब को स्टैचू पहनेंगे। और जैसे अपन सेंसर जैसे दिल्ली सभी सलीपुर रोड पे है, उस तरीके का नवीनतम वस्तु संग्रहालय यहाँ पे रहेगा। हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये मंच देख रहे हैं हम, यहाँ पर साउथ कोरिया के मॉन्क्स आए हैं। और एक तरीके से आप देख सकते हैं आचार्य सुधाकर चौधरी साहब हैं, अभी अभी मेडिटेशन हुआ है। तो ये जो नानक चंद्र रत्तू साहब है और इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद शांतिवन चिचोली, और साथ ही साथ इस दुनिया के जो आ रहे हैं मॉन्क्स, इस पे क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, ये जो इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद, तो बाबा साहब ने तो 56 में जब बौद्ध धर्म का दीक्षा ली, तो ये सारे दुनिया से अपने रिलेशन बना दिए। कोरिया हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया। ये सारे लोग जो देखते हैं अपनी तरफ, तो बुद्ध की तरफ बुद्ध के लोग करके देखते हैं, बुद्ध की भूमि से आए हुए करके। अभी अपन गोडबोले साहब हमेशा बोलते थे कि बुद्ध के यहाँ किसे है, लोग थोड़ी सी मट्टी लेके जाते और जो मरता है उसके मुंह में डालते। इतना पवित्र इस भूमि को दे, तो अपने एक रिलेशन डेवलप होना है, सभी तरीके के धम्म के रिलेशन डेवलप होना चाहिए। यहाँ से तो बुद्ध धम्म गया, तो यहाँ अभी जरूरत है कि वहां से भी कुछ आए। और ये सारा अपन धम्ममय वातावरण में इसलिए कोरिया के जो बनते जी है वो आए हुए हैं, कोरिया के एक बिजनेसमैन है वो भी आए हुए हैं। हम देखते हैं कि नागपुर के कुछ लोग जो है, या फिर जो विदर्भ के लोग हैं, चिचोली को लेके एक उदासीनता दिखती है उनको। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अटैचमेंट होना चाहिए, जैसा वो दीक्षा भूमि जाते हैं या फिर चैत्य भूमि जाते हैं, तो ये चिचोली आपको लगता है कि ये क्यों, जो बुद्धिस्ट लोग है यहाँ, क्यों एक तरीके से उदासीनता दिखती है आपको? नहीं, ये तो मैं नहीं मानता कि भैया हाँ उदासीनता है करके, क्योंकि शांतिवन तो अलग है। अभी आप देख रहे हैं वो सारा चीज जो प्रोजेक्ट है वो हटके। हाँ, और इस तरीके से नहीं, एक साल हमने बाबा साहब का और रत्तू साहब के जन्मदिन, दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले और नानक सिंह जी, इनके शताब्दी साल में हमने दुनिया साल भर प्रोग्राम रखा। उसमें मेडिटेशन आ गया, धम्म परिश्रम आ गया, धम्म आचरण आ गया, उसके साथ में जीवन जीने की जो केला है, इसके साथ ही हमने बिजनेस में भी डेवलप हो करके इस तरीके से हमने साल भर प्रोग्राम है। आजू बाजू के ऐसा है, इसलिए उदासीनता बोलते हैं कि यहाँ से कि कनेक्टेड नागपुर से बहुत दूर होता है और यहाँ आने के लिए कोई साधन नहीं है, अपनी गाड़ी से ही आना पड़ता। तो भी बहुत सारे, अभी देखा जाए तो डेली 500-600 लोग आते हैं और 6 दिसंबर का 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पे आते हैं। अंत में मेरा एक सवाल रहेगा कि अभी भविष्य में आने वाले क्या क्या उपक्रम है या इस चिचोली के प्रोजेक्ट में, और कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं, आप बता पाएंगे दर्शकों? सर, वैसा देखा जाए शांतिवन चिचोली में जो गोडबोले साहब ने नींव रखी थी,
बाबा साहब का जो सपना था धम्म प्रचार, ये तो अपना मेन उद्देश्य है। तो वही लेके कि अपन धम्म प्रचारक प्रशिक्षण हॉस्टल की बिल्डिंग बना रहे, उसके बाजू में टीचर कॉटेज बना रहे, आनापान साथी की बिल्डिंग है, उसके बाजू में मेडिटेशन की बिल्डिंग है, उपासक है। ये जो है ये धम्म मार्ग के लिए, ये धम्म के लिए जगह है, इसके लिए प्रेरणा है। देखो एक तो ये बाबा साहब की सारी चीजें लोग उससे प्रेरणा आ सकती है, और ये सारे लोगों का डिवोशन है, समर्पित है, और यहाँ से स्टूडेंट लेके जाएगा। इस तरीके से ये सारा है। मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रोजेक्ट को एक और लोगों के मैं बाहर के भी लोग कुछ आए और इससे प्रेरणा ले कुछ। एक इंसान को एक इंसानियत के नाते मानवता के आगे एक शांति की जरूरत पड़ती है। आज हम चिचोली में हैं, शांति वन में। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मान वंदना कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य सुधाकर चौधरी है। हम देख रहे हैं सर, अभी अभी बुद्ध वचनों का यहाँ पर उद्घोष हुआ। बाबा साहब ने भी बुद्धिज्म देते वक्त ये कहा कि बुद्धा मेरे शास्ता है, बुद्ध मेरे भगवान है। बुद्ध के जो वचन है वो आपके मानवीय जीवन में किस तरीके से कल्याण करते हैं? बुद्ध के जीवन उनके अनुभव और अनुसंधान पे आधारित है। उन्होंने दुख के कारण और सुख के मार्ग को इर्जाद किया। अगर दुख के मार्ग को हटा दिया जाए, दुख को हटा दिया जाए तो सुख अपने आप आएगा। और इसीलिए उन्होंने एक मार्ग दिया, एकायन मग्गो बोलते हैं, उसको बोलते हैं अष्टांग मार्ग। और ये पाली भाषा उस वक्त बोल भाषा थी जो कि डेवलप की थी नागवंशीय लोगों ने प्राकृत भाषा से। तो सारी रचना पाली में है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पाली में 16वां खंड लिखा। ये सरल भाषा है, लोक भाषा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पाली भाषा का प्रचार प्रसार हो। और इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाली भाषा का सही अर्थ लोगों तक पहुंचे। तो इस पर बुद्ध की एक गाथा है और वो बहुत इम्पोर्टेंट देशना है। वो है कि चिर रखंतु सद्धम्मा। अगर धम्म को चिर रखंतु रखना है, बहुत दिन तक जीवित रखना है, तो भिक्षुओं इसके सही अर्थ ज्ञात करो और उसमें मिलावट मत होने दो, तो धम्म आखिर तक टिका रहेगा। और यही भगवान बुद्ध के जितने भी देशनाएं हैं, उपदेश है, उन्हें त्रिपिटक में संग्रहित किया गया। पहले सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभी धम्म पिटक। ये पाली में बहुत बड़ी संपदा है, जिसमें अट्ठकथा 84,000 कथा है। जातक कथा बहुत बाद में आई। धम्मपदा ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से सर हम देखते हैं अंधविश्वास, पाखंडवाद और एक तरीके से भ्रांति है, जिसको हम भ्रम बोल सकते हैं, इल्यूशंस बोल सकते हैं, भारत और पूरे विश्व में ये फैल रहा है। तो आपको लगता है कि तथागत की जो वैज्ञानिक सोच है, जो तार्किकता है, जो लॉजिक जिसकी बात करते हैं, जो रीजनिंग की बात करते हैं, इसकी किन गाथाओं की जरूरत है आज देश को? बहुत ही जरूरत है, क्योंकि भारत में अंधश्रद्धा बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। ये अंधश्रद्धा माहौल से फैलती है। अगर हम क्वांटम फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलें तो जो न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में, वो रिसीव करते हैं वातावरण से और वो बाद में ब्रॉडकास्ट करके एक सोच बनाते हैं। उस सोच को हम संस्कार बोलते हैं और इस संस्कार से आदमी अपने एक्शन करता है। इसीलिए उस सोच को बदलना है। और अंधश्रद्धा को अगर बदलना है आपको, तो संपूर्ण भारत में भगवान बुद्ध की वैज्ञानिक सोच को लोगों तक पहुंचाना निहित आवश्यक है। जिस परिपत्ति की और जिस प्रतिवेदन की बुद्धा बात करते हैं, उसको किस तरीके से समझा पाएंगे दर्शकों को? बहुत सरल है। बुद्ध ने पहला सिद्धांत ढूंढ के निकाला, उसे बोलते प्रतीत्य समुत्पाद, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। हर चीज का कारण है। अगर रोटी जल गई तो तवा ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा घोल लगा होगा। तो ये बिल्कुल सादे कारण है। जो समझ जाती है रोटी जलने नहीं देती। इसी प्रकार दुख के सब कारणों को भगवान बुद्ध ने एनालिसिस किया, मगर काल में उसमें अंधश्रद्धा आ गई थी। तो बाबा साहब ने 21 साल तक बौद्ध धर्म का अध्ययन कर बुद्ध एंड धम्मा की रचना की। आज हमारे जो गेस्ट है कोरियन, वे भी बोलते हैं कि बाबा साहब ने ढूंढा हुआ भगवान बुद्ध का ओरिजिनल धर्म आज दुनिया को चाहिए। अगर दुनिया को कुछ देना है
तो बाबा साहब द्वारा संशोधित बुद्ध और उनका धम्म देना अनिवार्य है। और इसीलिए ट्रेडिशनल बुद्धिज्म के आधार पर बाबा साहब ने आज का बुद्ध एंड धम्मा को डिफाइन किया है, उसको लिखा है। और मुझे लगता है कि अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए हम भारत के लोगों के पास अन्य कोई मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है और वो बुद्ध का धम्म। हमारे साथ कुछ युवक है जो भारत के नागरिक है, वो इस चिचोली में आज आए हैं नानक चंद्र रत्तू जी की रैली के वक्त, जब जन्म शताब्दी उत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। हम देखते हैं यहाँ से जो शांतिवन चिचोली है, यहाँ बाबा साहब की जो जगह रखी है, इस वक्त यहाँ से क्या मैसेज देंगे आप? यहाँ ये जो शांतिवन चिचोली जो बनाया गया है और ये बहुत ही है, और सबसे बड़ी बात तो बाबा साहब की यहाँ पे 1080 से भी ज्यादा जो चीजें है, बाबा साहब का टाइपराइटर जहाँ से संविधान लिखे गए, और यहाँ आने के बाद एकदम रियली जो शांतिवन नाम दिया गया है, रियली यहाँ पे पूरा शांति महसूस हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत का हर एक जो नागरिक है, जो बाबा साहब को चाहते, जो गौतम बुद्ध को चाहते, एक बार शांतिवन जरूर आना चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज नानक चंद जी रत्तू जो महोत्सव जो है उनके जन्म, तो आज यहाँ पे पूरा प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग बहुत एक्साइटेड है आज का ये माहौल देख के। हमने देखा दुनिया के विविध कल्चर वक्त के साथ वो गर्भ में चले गए, अमानवता के वजह से वो कभी भी प्रेजेंट में आ नहीं पाए। पर हम जो देखते हैं श्रमण संस्कृति जो हजारों सालों से हम देखते हैं, उसके बीज आज भी चिचोली में हमको वास्तुकला में दिखते हैं। जो नाग परंपरा, जो द्रविडियन परंपरा, जो चोलास, जो चेर और जो पंड्यास, इन्होंने पूरे विश्व को ये बताया कि भारत का जो ट्रेडिंग है, भारत का जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ये पूरे विश्व में उस वक्त विख्यात था। और आज भी जो नागवंश की ये परंपरा है, हम चिचोली में हम उसको देख पाते हैं। आज के दिन चिचोली के शांतिवन से हम देखते हैं कि नानक चंद्र रत्तू साहब की जो एक उनको मैसेज देने के लिए जन्म शताब्दी के ऊपर एक रैली निकली। हम देखते हैं यहाँ पर दादा विश्व से लोग आ रहे हैं, कोरिया से लोग आ रहे हैं। पिछले बार हमने देखा कि यूएस से कुछ मॉन्क्स यहाँ आए थे। ऐसी कौन सी शक्ति है जो भारत के और पूरे विश्व को खींचती है, आपको लगता है? देखिए, बाबा साहब का जो मिशन है उसको अगर हम देखते हैं तो उसके दो दायरे हैं। एक है जनतंत्र, और आप जानते होंगे कि जो जनतंत्र है वो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे मौजूद है। और बाबा साहब ने जनतंत्र की बहुत गहराई से पढ़ाई की थी। और हम ऐसा कह सकते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि जो बाबा साहब अम्बेडकर है वो यहाँ के जनतंत्र के प्रणेता है। एक बात हो गई ये वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की तरफ। जब हम ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की तरफ देखते हैं, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया और थाईलैंड हो गया, वहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो बौद्ध धर्म की संस्कृति जो है वहाँ पे बहुत गहरी तरह से इन देशों में बौद्ध संस्कृति है। तो ये दो आयाम है, एक जनतंत्र और बौद्ध धर्म। इसका बाबा साहब ये जो दो पिलर जो है, इसको बाबा साहब ने बहुत गहराई से जो है उसको अपने जीवन में लाया था। और वो चाहते थे कि भारत के जीवन में भी ये दो जो तत्व है वो आए। और बाबा साहब के पास, जैसा दर्शक जानते होंगे कि 40,000 किताबें थी। मैं स्वयं बाबा साहब की बहुत सारी किताबें देख चुका हूँ। जैसे सिद्धार्थ कॉलेज में बाबा साहब की 2000 किताबें हैं। अगर उस किताबों की तरफ हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के बारे में जो ग्रंथ है वो जापान के बौद्ध धर्म के बारे में है, वो बर्मा के बौद्ध धर्म के बारे में है। इतना ही नहीं तो तिबेटन बौद्ध धर्म के बारे में भी वहाँ ग्रंथ प्रणाली हमें बाबा साहब के ग्रंथालय में दिखती है। साथ ही साथ अगर हम बाबा साहब के दूसरे ग्रंथ देखेंगे तो उसमें स्कैंडिनेविया में कैसे डेमोक्रेसी थी, यूरोप में क्या हो रहा था, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे थे, इसमें बाबा साहब बहुत गहराई से जानते थे और उनके विचारों में दिखता है। उसी के तहत उसी को संदर्भ लेके हम देख सकते हैं कि यही संदर्भ रहा है कि भारत के तरफ बहुत सारे अभी जो विद्वान हैं वो बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते जो है वो गहराई से जो है वो भारत के समाज के संदर्भ के, भारत के समाज के बारे में जानना शुरू किए है। और उसी को चलते हुए हम देखते हैं कि आज एक बहुत बड़े भिक्षु कोरिया से यहाँ आए हैं जो बाबा साहब को जानना चाहते हैं, बाबा साहब के लोगों को जानना चाहते हैं। उनके अध्ययन से ये सिद्ध हो गया है कि आज के दुनिया में बाबा साहब ने जो इंटेलेक्चुअल बौद्ध धर्म दिया है वो बहुत जरूरी है। और वो चाहते कि कोरिया में भी ये जो बौद्ध धर्म है वो फैलाया जाए। सर, हम देखते हैं कि एक प्रकार से ये पूरी संस्कृति संगीतियों पे आधारित होती है। हमने देखा प्रथम संगीति हुई, द्वितीय संगीति हुई, कश्मीर की संगीति देखा हमने, जिसमें अलग अलग नोबल माइंड्स लोग घंटों तक और महीनों बैठ के उन्होंने मंथन किया और एक राइट कॉन्टेस्ट के ऊपर उन्होंने डिस्कशन करके अपनी बातों को लिपिबद्ध किया। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी जो बाबा साहब का लिखान है
लोग सिर्फ पढ़ते हैं, उसमें रिसर्च करने की जरूरत है, उसमें अनुसंधान या उसको एनालिसिस करने की जरूरत है, या आपको और उसके आगे जाके ये लगता है कि जो रियल अम्बेडकर है, जो वैश्विक अम्बेडकर है, जो ग्लोबल लाइट और एक ग्लोबल अम्बेडकरिज्म की तरफ उनका मैसेज एक तरीके से जाता है, इस तरीके से लोगों को आप प्रेरित करने के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, बाबा साहब बहुत गहरा सोच के सब चीजें लिखते थे। और जैसे मान लो कि बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, बुद्ध एंड हिज धम्म, ये इसको एक लेयर नहीं है, उसके बहुत सारे लेयर है। और बाबा साहब के हर लिखान के अलग अलग दायरे, अलग अलग डायमेंशन जो है वो खुलते हैं। और जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे, बाबा साहब ने जो लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमें बहुत सारे ऐसे जो नए नए आयाम जो है खुलते जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी सिर्फ शुरुआत हुई है बाबा साहब को समझने की, बाबा साहब के माइंड को समझने की अभी सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में से बहुत सारे विद्वान जो है वो बाबा साहब को पढ़ेंगे, पढ़ना चालू है। आज अमेरिका के लोग लिख रहे हैं, जापान का एक इकोनॉमिस्ट है वो बाबा साहब के बारे में लिख रहा है। तो आज बहुत सारे लोग लिख रहे हैं बाबा साहब के बारे में, और ये कारवा जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो बाबा साहब के राइटिंग को सही मायने में जो है वो न्याय दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरा अंत में एक सवाल रहेगा आपसे सर, कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है अभी, या उस वक्त एशिया में पूरा ये लाइट गया, तो वो कौन सी ऐसी साइंटिफिक टेम्पर थी, या बाबा साहब भी अपने संविधान के माध्यम से वैज्ञानिकता की बात करते हैं, जो आर्टिकल हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट होते हैं या जो आर्टिकल का हम गहन अध्ययन करते हैं उसमें वैज्ञानिकता सोच की बात करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को पूजा, हम प्रकृति पूजा थे, यानी इस तरीके से ये संस्कृति पूरी वैश्विक हुई। ऐसी कौन सी खामी रह गई कि आज हम जो आते हैं 24 में आते आते हम देखते हैं कि पाखंडवाद, अंधविश्वासवाद इस तरीके से हावी हो गया, और हम किस मिश्रित संस्कृति की तरफ चले गए, और हम कौन सी संस्कृति जो पूरे विश्व को हमको एक प्रकार से पावरफुल बना दी थी, वो संस्कृति हमने छोड़ दिया। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? देखिए, जब भारत ये सबसे बड़ा प्रभावशाली देश था, ऐसा कहते हैं कि पाटलिपुत्र उस वक्त इतना बड़ा शहर था कि वो एथेंस से 11 टाइम्स इट वाज लार्जर देन एथेंस। तो हम समझ सकते हैं कि उस वक्त भारत में एक तंत्रज्ञान रहा, एक सोचने की पद्धति थी, और उस सोचने की पद्धति को जो है वो अशोक भी उसका जिक्र करते हैं, और उसको कहते हैं पच्चवेक्षण। और भगवान बुद्ध ने ये शिक्षा जो है ये राहुल को दी थी। इसमें ऐसा कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कि कोई भी चीज सोच मतलब करने से पहले सोचो। जैसे हम आईने में देख के परावर्तित होके जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उसी प्रकार हमने सोचते वक्त हमारे मन को देखना चाहिए, और सब चीजें जो है जैसे हम तटस्थ बुद्धि से देखना चाहिए। इसको बोलते हैं पच्चवेक्षण। और ये भगवान बुद्ध ने राहुल को पढ़ाया था। इसका जिक्र, इस सूत्र का जिक्र अशोक के शिलालेखों में भी आता है, और बाबा साहब ने इसको अपने बुद्ध एंड हिज धम्म में भी नमूद किया है। तो ये जो सूत्र है इसका मतलब है कि कोई भी चीज मानने से पहले उसको छानो। तो जो सूत्र जो था बुद्ध के जमाने में और अशोक के जमाने में था, जानो, छानो, उसके बाद मानो। जानो, छानो, उसके बाद मानो। अभी हम क्या करते हैं, मानते हैं, छानते नहीं है, और जानने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये बाद में जॉन डुई ने भी बताई है, और बाबा साहब के पूरे राइटिंग्स में हमको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मिलती है। उससे रिफ्लेक्टिव मोरालिटी आती है। सो बिना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से साइंस संभव नहीं है। तो ये थिंकिंग भारत में थी, उसका लय हो गया, और वो उसके साथ ही साथ भारत का भी लय हो गया। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी कार्बन 14 आ चुकी है, पत्थर बोल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे आ गया है, और एक जिस तरीके से पत्थर सबूत के आधार पर कुरेदे जा रहे हैं, भारत के जो नागरिक है वो सबूतों के साथ, अपने मान्यताओं के साथ, और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये वैदिक परंपरा की संस्कृति जो आज हम देख रहे हैं, इसके भी आगे कई कदम आगे एक श्रमण संस्कृति थी, जिसके सबूत आपको आज भी दिखते हैं, इमारतों में दिखेंगे आपको। उनके सिंबल्स और उनके जो कल्चर है, आज नागपुर के ऐसी चिचोली में इस वास्तुशिल्प कला का, स्थापत्य कला का आपको अद्भुत नजारा मिलेगा। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।